एनटीए को मेहनत करना पसंद नहीं है, हमें अच्छे से पता है। जो पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल से वो ये था चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से, कितना बड़ा पोर्शन, ये ग्रीन वाला और ये बड़ा पोर्शन जो था आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ। आई एम अविनाश एंड नीट 2022 वाज माय थर्ड ड्रॉप। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 660 to 670 मार्क्स आउट ऑफ 720। अब मेरे को इतने ड्रॉप्स क्यों लग गए, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या मैंने गलतियाँ की, ये सब हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मैं चाहता था कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊँ जिससे आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड हो, इसलिए मैंने इसे एक इंट्रो वीडियो नहीं बनाया। तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, स्पेशली एनसीईआरटी फिजिक्स ही करो, कोई कहता है थ्योरी करो बस। तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। अब मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, एनटीए ऐसे क्वेश्चन दे देगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपके हर साल ऐसे इतने सारे क्वेश्चन जैसे इस बार आए हैं उतने डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे, बट इतना पक्का है कि जब से एनटीए पेपर ले रही है क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे, ठीक है। तो आप आगे देखिए वीडियो को, काफ़ी रिसर्च लगा इसमें, काफ़ी टाइम लगा इसमें बनाने में इस वीडियो को। होप यू विल लाइक इट, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना आपका कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन ये है कि आप कितना अपने आप पे काम कर सकते हैं। कंपटीशन ये नहीं है कि आप दूसरों को कितना पीछे कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से आए हों, या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आए हों, या फिर एनसीईआरटी के किसी थ्योरी पॉइंट से आए हों, जो कि हम लोग जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो चैप्टर सेमीकंडक्टर से था। ये क्वेश्चन नंबर 14.6 एक्सरसाइज से उठा लिया गया था, और देख सकते हो आपके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन था वो आया था आपके चैप्टर रोटेशन मोशन से। यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आपके एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे बिना वैल्यू चेंज किए एनटीए ने इस क्वेश्चन को दिया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो आया था आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से। यहाँ पे एग्जाम्पल 2.10 से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था, और बिना वैल्यू चेंज किए यहाँ पे एनटीए ने इस क्वेश्चन को छाप दिया है। एनटीए को मेहनत करना पसंद नहीं है, हमें अच्छे से पता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आया था आपके चैप्टर ईएमआई से। यहाँ पे एग्जाम्पल 6.2 से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे एंगल जो है एनसीईआरटी वाले में वो है 45 डिग्री का, और यहाँ पे आपके नीट वाले क्वेश्चन में एंगल 0 डिग्री का बनेगा बस। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से था। एग्जाम्पल 3.6 से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। ये लाइन एग्जैक्टली एग्जाम्पल में दिया गया है गैलीलियोस लॉ के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो आया था आपके वर्क बाय एनर्जी चैप्टर से। यहाँ पे मिनिमम पावर पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि मिनिमम पावर पूछा है। तो ये क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज करके एनटीए ने दे दिया था। अगला क्वेश्चन आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से था। यहाँ पे एग्जाम्पल 4.9 से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। फर्क बस इतना है कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको खुद कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया था। बाकी वैल्यू रखो, आंसर निकालो। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका न्यूक्लियस वाले चैप्टर से था। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.11 से इस क्वेश्चन को लिया गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस मास नंबर का फर्क है। यहाँ पे मास नंबर 197 एंड 107 है, यहाँ पे मास नंबर 125 एंड 64 है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन आपका फिर से न्यूक्लियस चैप्टर से था, बस इस बार ये क्वेश्चन थ्योरी से आया था। बीटा डीके वाले थ्योरी में ये एग्जैक्ट इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे इन्होंने नियॉन को गायब किया, एक्स लगाया और इस क्वेश्चन को बना दिया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट से आया था। एग्जाम्पल 7.8 और उसका एक फॉलो अप क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.9, यहाँ से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। ये क्वेश्चन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल के इन्होंने दिखाया है, वही आपको इस वाले क्वेश्चन में करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्वेश्चन था आपके ईएमआई चैप्टर से। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम इंड्यूस करंट पूछा था, और एनसीईआरटी में भी करंट इंड्यूस ही पूछा है। क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ पे फर्क है कि एनसीईआरटी वाले में फिर से आपको थोड़ा मेहनत करना है, आपको ओमेगा सॉल्व करके निकालना है। यहाँ पे ओमेगा इन्होंने दे दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड बस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.2 से आया है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपका मासेस दी गई थी हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5, और यहाँ पे 10 kg 20 kg दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर का दिया था, यहाँ पे डिस्टेंस 1.27 का एंगस्ट्रॉम था, और आपको क्या करना था, सेंटर ऑफ मास निकालना था। दोनों ही क्वेश्चन तो एक्जैक्ट क्वेश्चन है, आपको करने का तरीका सेम एनसीईआरटी वाले से मिल जाता। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी के थ्योरी से पूछा है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, पेज नंबर 17। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यूनिट ऑफ क्लीन एंगल इज रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज रेडियन,
लेकिन दोनों क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। वही यहाँ पे पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से आया था, पेज नंबर 168। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है एनटीए वालों ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके वर्क बाय एनर्जी चैप्टर से था, पेज नंबर 128। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, आपको पावर दे दी थी और टाइम दे दिया था और आपसे एनर्जी पूछा था। तो उन्होंने सेम वही क्वेश्चन, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एनर्जी निकालना सिखाया है। तो सेम एग्जैक्ट तरीका का क्वेश्चन जो है आपके नीट में आ गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पे था और पेज नंबर 60 पे ये लाइन दे रखी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज 90 डिग्री पे होती है। सेम क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से आया हुआ है, पेज नंबर 199 पे ये टेबल दे रखी है इन्होंने और इसी टेबल से इन्होंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट से। ये एग्जाम्पल 7.1b में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि जो पीक वोल्टेज है वो √2 टाइम्स होती है आरएमएस वोल्टेज की, और यही लाइन इन्होंने यहाँ पे पूछ रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से आया था। ये इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है और ये 2 पार्ट अलग अलग जगह दे रखी थी एनसीईआरटी में। एक था एक्सरसाइज 9.4 से, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। यही आपका पहला एसोसिएशन था और रीजन जो था वो आपके यहाँ से आया हुआ था कि जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक होता है कॉपर से, और हमें पता है जो ज्यादा इलास्टिक है उसी की ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आया था, पेज नंबर 140 से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट थे। मेरा ही क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मैंने ये ओनली के चक्कर में इस क्वेश्चन को कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन इस ओनली का मतलब ये कहना चाहते हैं कि बस करंट कैरिंग कंडक्टर ही इसको दिखाते हैं और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू टू करंट ही ये आपके मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर करंट से आया था, पेज नंबर 104 से इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से आया था कि एग्जांपल 4.8 पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसी पे इन्होंने ये स्टेटमेंट बना के पूछा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस से पूछा है इन्होंने, पेज नंबर 29 पे ये लाइन दे रखी है कि डाइपोल की फील्ड जो है 1/r³ के टर्म्स में चेंज होती है। वही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। फिर अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो आपका चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया है, पेज नंबर 29 एंड 30 पे ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ पे इन्होंने बोला था राउंड ऑफ करके बताना, और यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके इन्होंने सिखाया है कैसे करना। तो यहाँ हमारे जितने भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। फिर जो पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम्पलर से वो ये था चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन ही था ये और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो चैप्टर फ्लूइड से था। एग्जाम्पलर का ये भी पहला ही क्वेश्चन था और इन्होंने ये भी यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ लिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आया था चैप्टर करंट से। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन 3.10। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, पर यहाँ पे इन्होंने आंसर में दे रखा है कि मोस्ट सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इफ रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम वैल्यू। इसका आंसर भी वही था कि इक्वल और सेम वैल्यू की होनी चाहिए रेजिस्टेंसेस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेमीकंडक्टर से था, एग्जाम्पलर 14.8, और ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। फिर तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट एग्जाम्पलर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे लेकिन इनडायरेक्टली आए थे, वो कितने क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये था। ये क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, लेकिन वहां पे उन्होंने एक पार्ट पूछा है इस क्वेश्चन का। हमें पता है V = C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने उन्होंने सिखाया है। E/E0 जो है वो ER है, μ/μ0 आपका μr है, तो n जो हो जाएगा वो μr/ER हो जाएगा। और बस आपको ये करना था V = C/n की वैल्यू यहाँ पे रख देनी थी, आंसर आ जाता आपका फर्स्ट आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से भी कर सकते थे। यहाँ पे समरी में यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है डायरेक्ट, जब आप इसको डिवाइड करते हैं आपस में तो आपका आंसर यही आ जाता सॉल्व होकर। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से, लेकिन ये जो है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका आंसर उस हिसाब से निकल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से था। यहाँ पे आप पेज नंबर 43 और 61 पे यहाँ पे इसका कंप्लीट कंसेप्ट दिया हुआ है। वेलोसिटी जो है वो स्लोप होती है किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और स्लोप जो है tan थीटा से निकलता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको बस वही tan थीटा निकाल के रेशियो निकाल देना था। ठीक, ये क्वेश्चन आपने पक्का किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह में देखा ही होगा। बस है क्या, वो अच्छा क्वेश्चन बना सकते थे इसको अगर ये टाइम को यहाँ लिख देते, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे लिख देते तब। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो आपके फ्लूइड चैप्टर से आया था। पेज नंबर 268 पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि P internal - P external = 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय रेडियस।
तो मतलब कि जो पी इंटरनल है वो आपके रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उस हिसाब से आपका इसका आंसर बन जाता। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर केटीजी से आया हुआ था। पेज नंबर 325 पे इसकी इक्वेशन दे रखी है, आपको बस वैल्यू पुट करना था और आंसर निकाल लेना था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोशन इन प्लेन से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, वी और वी, और हाईएस्ट पॉइंट पे वी 0 होता है, तो मतलब कि सिर्फ वी बच गया। तो वी की वैल्यू आपकी वी नॉट कॉस थीटा आपको निकाल के आंसर दे देना था यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके वेव्स के चैप्टर से था। पेज नंबर 374 पे इसका इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेंशन के, और यहाँ पे उन्होंने वही पूछा हुआ है, तो आप रेशियो निकाल लेते हैं आराम से। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके रोटेशन चैप्टर से था। पेज नंबर 164 एंड 165 पे आपकी इक्वेशन इन्होंने सिखा रखा है कि कैसे रेडियस ऑफ गायरेशन को सॉल्व करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से। तो यहाँ पे दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है, और एक का तो के भी इनफैक्ट सॉल्व करके इन्होंने बताया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये करंट से क्वेश्चन था। यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन यूज होती। आपको पहले तो रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ती, रेजिस्टेंस एल और एरिया का यूज करके, और फिर इस रेजिस्टिविटी को रख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन था। पेज नंबर 190 और 199 पे इसकी कंप्लीट कंसेप्ट दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया था कि जी को बोलते क्या है, तो जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, वो इन्होंने एकदम लास्ट में लिखा हुआ था। तो आपको सीधे निकालना था कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो आप यहाँ पे यूनिट देख सकते थे कि न्यूटन पर केजी, मतलब फोर्स बाय मास ही आपको करना है। यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको सॉल्व करके देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया था पेपर को, तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, अगला वीडियो मैं उस पर बता दूंगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स चैप्टर पे। पेज नंबर 317, 319 एंड 320 पे ये इसका कंप्लीट कंसेप्ट दिया हुआ था कि साइन आईसी जो होता है हमें पता है n/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो v1/v2 के इक्वल हो सकता है। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमारा सीधे आपका v1/v2 यहाँ दिया हुआ था, रेशियो निकालते और आप यहाँ पे साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके ड्यूअल नेचर चैप्टर से। ऑल्दो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी इसका जो कंसेप्ट जो आएगा वो एनसीईआरटी के इस पार्ट से आएगा, पेज नंबर 395 से। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दे रखी है शॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिलेट करते हुए, तो यहाँ से आंसर सॉल्व हो जाता। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर करंट से आया था। पेज नंबर 106 पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि हीट जो होती है वो होती है आपकी पावर इनटू टाइम, और हमें पता है क्योंकि ये पैरेलल में दिया हुआ है, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, तो इसलिए हम इक्वेशन यूज करेंगे वो v²/RT यूज करेंगे, ना कि I²RT यूज करेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से आया था, जिसमें पेज नंबर 380 और 381 पे ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट इन्होंने समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1060 मतलब कि 10 IB के इक्वल है, मतलब ये ब्रूस्टर एंगल है, और ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल 90 हो जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये चैप्टर सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। अब कंप्लीटली डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पेज नंबर 479 और 480 पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में बस ये पता करना था कि कहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, कहाँ पे रिवर्स बायस है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आपका। तो ये खत्म होते हैं आपके एनसीईआरटी के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जेईई मेंस के पीवाईक्यू से आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये आपका एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से था, और जेईई मेंस के पीवाईक्यू में 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको बस फ्रेंड से इसके हिसाब से आपको निकाल लेना था। बाकी क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पूरा नहीं बता सकता। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से आया था। ये भी जेईई की एक पीवाईक्यू है, जहाँ पे सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है जो इस साल आया है। कंसेप्ट यही था कि क्योंकि आपके फ्रिंज विड्थ जो होती है वो लैम्डा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर आपके लैम्डा कम होगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट पे जितने फ्रिंज आ रहे थे वो अब ज्यादा आएंगे, उस हिसाब से यहाँ पे 8 फ्रिंजेस पहले थे, वेवलेंथ कम हो गया तो आपकी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपके जो फ्रिंजेस है ऊपर जाएंगे, तो 6 और 8 आंसर होता नहीं, 9 और 12 होता। फिर हम लोग रेशियो देख लेते हैं, रेशियो के हिसाब से भी आसान है। आप जब रेशियो निकालोगे तो 8 और 6 और 4 का रेशियो 2:3 होता है, तो इस हिसाब से 8 और 12 का ही एक रेशियो जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, 8-9 का रेशियो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे जेईई से आए हुए पीवाईक्यू खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नीट के कितने पीवाईक्यू जो थे जो इस बार रिपीट हुए हैं। फिर पहला क्वेश्चन जो था वो रोटेशन मोशन से आया हुआ क्वेश्चन था नीट पीवाईक्यू 2001 में, और ये क्वेश्चन एक्जैक्टली रिपीट हुआ है। बस पहले जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल नंबर्स पे था, इस बार जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल्स में दिया गया था। बाकी कंसेप्ट और करने का तरीका एक्जैक्टली सेम था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2015 में आ चुका क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस बार पूछ लिया था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि 2020 के पीवाईक्यू में आया था फेज 2 में। इस क्वेश्चन में पिछले बार जो पूछा था वो पूछा था कि इन्होंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताना था। इस बार इन्होंने पावर ऑफ लेंस पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था। फॉर्मूला आपका सेम लगता है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम होता, बस आपको म्यू की जगह इस बार पावर निकालना था। फिर अगले क्वेश्चन एटम नीट पीवाईक्यू 1997 से आया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले बता रखा है कि एक्साइटेड स्टेट का कैसे यूज करते हैं। इस बार हमें एक्साइटेड स्टेट दो दे रखी थी, पल्स और सेकंड, उस हिसाब से हम लोग फिर रेशियो निकाल लेते। करने का तरीका यही था, फॉर्मूला यही लगता आपका, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको रेशियो निकालना था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएचएम चैप्टर से था जो कि नीट और जेई दोनों में पीवाईक्यू में आ चुके हैं। नीट में 1998 में और जेई में 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन इस बार इन्होंने पूछ लिया। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए कि कितने क्वेश्चंस कौन से टाइप के आए थे इस बार नीट पेपर में। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 24 थे, इनडायरेक्ट लेकिन एनसीईआरटी के ही थे वो 15 थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 4 क्वेश्चन थे, जेईई मेंस पीवाईक्यू से 2 और नीट के पीवाईक्यू से 5। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन, ये ग्रीन वाला और ये बड़ा पोर्शन जो था आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए थे। बाकी इतना ही क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा लगाना था, उसमें भी काफी ऑप्शंस में थे, सेक्शन बी में थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही इस बार इसी के कारण पेपर थोड़ा आसान हो गया था इस बार का। लेकिन कंडीशन वही थी कि आप बायो से टाइम बचा के आ पाते फिजिक्स में।